डियर स्कॉलर्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी। स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मैंने अपने वीडियो चैनल में बायोलॉजी का और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे। मुझे बहुत खुशी है कि बेटे आप सब ने नोट किए। केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आज मैं डिस्कस करूंगा। मेरे एक साथी हुसैन मोहम्मद साहब, लेक्चरर IIM इंटर कॉलेज, आज आपको केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना और कम से कम 5 बार जरूर रिवाइज करना, आप टॉप करेंगे। स्टूडेंट्स, नोट करें। आप हुसैन मोहम्मद साहब आपको भी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 12वीं क्लास के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे और चैप्टर वाइज ही इसको आप सभी को नोट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये कमेंट्स आए कि जो सिलेबस है उसको प्रश्नों के रूप में जो है वो बताया जाए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में, पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट सेल या एकक कोशिका को के अभिलाक्षणिक करने वाले पैरामीटर्स या प्राचाल भी बोल सकते हैं आप, पैरामीटर्स के नाम बताइए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक को परिभाषित कीजिए। इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी आता है यूनिट सेल या एकक कोशिका को समझाइए या उसकी परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है आपका एक घनीय जालक, जो एक क्यूब होता है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है, उसके सेंटर पर कोई परमाणु है और उसका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, उस पर भी 2 परमाणु उपस्थित हैं। तो इस परिस्थिति में संपर्क में हो तो घनीय संरचना की जो संकुलन क्षमता है, जिसको हम पैकिंग एफिशिएंसी कह सकते हैं, उसकी क्षमता बताइए। अगला आपका जो प्रश्न है वो है शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष। ये दोष क्या होते हैं? इन दोनों पर अलग अलग संक्षिप्त टिप्पणी या शॉर्ट नोट आ सकता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आ सकता है। इन दोनों में जो अंतर है उसको स्पष्ट कीजिए। इसके साथ साथ जो मोलों की संख्या होती है वो निकालने के लिए आपके आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है विलयन या सॉल्यूशन। देखिए, ये चैप्टर जो है इसमें आंकिक प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। इसमें मोलरता, मोललता, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। परासरण दाब को उदाहरण सहित समझाइए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राउल्ट एक वैज्ञानिक का नाम है। राउल्ट के वाष्प दाब के अवनमन का जो नियम है उसको परिभाषित कीजिए। और एक सूत्र आता है, एक फॉर्मूला है, डेल्टा T = 1000 × Kb ×
स्मॉल लेटर में W अपॉन M इंटू कैपिटल लेटर में W। इसको हम कहते हैं मोलल डिस्पर्शन कांस्टेंट। तो इस पर भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसके जो प्रश्न हैं उनको बारी बारी से निकालना है और उनका अध्ययन करना है। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम कह सकते हैं वैद्युत रसायन। इसमें सबसे पहले आपका आता है अर्ध सेल या हाफ सेल किसे कहते हैं। उसके बाद आपका आता है रिडॉक्स विभव क्या है, रिडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं। इसके साथ साथ कोलराश का जो नियम है और उसके जो अनुप्रयोग हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके उपयोग, इसमें उपयोग में आपको बहुत सारी समीकरणें मिलेंगी जिनको आपको बहुत ध्यान के साथ पढ़ना है और याद भी करना है। अब हम चलते हैं अपने चौथे चैप्टर पर, रासायनिक बलगतिकी, जिसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इसमें अभिक्रिया का वेग, जो भी रिएक्शन होती है उसका वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इसके साथ साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके लिए डेरिवेशन है, वो आपको करना है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आपको प्रश्न बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद हम अगला जो प्रश्न है वो है विशिष्ट वेग स्थिरांक, जिसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट। ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसको भी आपको लिखना है और याद करना है। इसके साथ साथ आपका जो ऑर्डर रिएक्शन है उस पर जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आपको करके देखना है। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की अणु सांख्यिकता, अभिक्रिया की कोटि का अंतर, इस पर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस डिफरेंस को भी आप जो है वो तैयार करेंगे। इसके बाद अगला अध्याय है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिस पर शॉर्ट नोट आपका बोर्ड में कम से कम 1 या 2 आने की पूरी संभावना रहती है। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इसको जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उन सभी को आप तैयार करें, जिसमें विलयन, कोलाइडी विलयन, पेप्टिकरण, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष जो कैटलिस्ट होते हैं, स्वोत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, ब्राउनियन मोमेंट या ब्राउनियन गति, हार्डी-शुल्ज़े का जो नियम है वो, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड्स। इसमें जो आपका टिंडल इफेक्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम टिंडल प्रभाव कह सकते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन के शोधन से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जहाँ तक भी संभव है वो आपका कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, अधिक भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बोर्ड में वो नहीं होती है कि मान लीजिए एक प्रश्न पूछ लिया गया आपसे तो दूसरा उसमें नहीं बन सकता, लेकिन इसमें सभी जो प्रश्न हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें नंबर 1 आपकी डीकन विधि से क्लोरीन बनाना,
ये किस प्रकार बनाई जाती है। शीश कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हम किस प्रकार करेंगे। एक बात बीच में अभी आई थी, एक हिंदी का शब्द उन्होंने प्रयोग किया है विरचन विधि, मतलब उन्होंने ये कहना चाहा है कि निर्माण किस प्रकार से होगा। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो कि आप प्रश्न को छोड़ दें। इसी प्रकार संपर्क विधि से भी H2SO4 बनाने की विधि है, उसको भी आपको तैयार करना है। सल्फर डाइऑक्साइड की भी जो निर्माण की विधि है उसे भी आपको तैयार करना है। ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा। सीमेंस और ब्रॉडी का ओजोनाइजर है, जिससे कि आप ओजोन प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही ओजोनाइजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। इसके साथ अगला प्रश्न बनता है पी ब्लॉक एलिमेंट से HNO3 या हम ये कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड, इसका निर्माण, और इसके निर्माण में जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो बहुत बार पूछा जाता है। इसके भी दो मेथड हैं, एक इंडस्ट्रियल मेथड है और एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसके साथ साथ हैबर विधि से जो अमोनिया है, जो आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और अमोनिया या NH3 का इसमें लैब मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कम से कम 7-8 प्रश्न आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं, इनको आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत कायदे से आप इसको तैयार कीजिए, इसके टिप्स बना लीजिए। और जो इसमें फिगर हैं उसका आप बहुत ध्यान रखिए, फिगर आप बहुत स्वच्छ बनाइए, साफ बनाइए, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। इसके बाद हमारे पास अगला जो अध्याय है वो आता है D और F ब्लॉक एलिमेंट। देखिए D ब्लॉक एलिमेंट आप सभी जानते हैं, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं और इनके चुंबकीय उत्प्रेरकीय गुण क्या हैं, ये समझाइए। ये एक प्रश्न बनता है। संक्रमण तत्वों के या D ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं, आपको ये भी देखना है। इसके साथ साथ लैंथेनाइड और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इस पर भी आपको फोकस करना है। एक सिद्धांत है वर्नर का सिद्धांत, तो वर्नर का सिद्धांत भी पूछा जाता है। इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण आप ध्यान से और बहुत ही कुशलता के साथ आप इसको भी तैयार करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ये भी आपका इसमें कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ज़्यादा बनते हैं। इसमें सेंडमायर विधि से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका प्रश्न बनाया जा सकता है कि सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए। मेथिल एल्कोहल बनाने की दो विधियों का वर्णन कीजिए। जो दोनों मेथड हैं वो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि शीरे से एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल किस प्रकार निर्मित किया जाता है। डाइएथिल ईथर को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, इसकी भी विधि आपकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। ऐसे ही शीघ्र सिरका विधि, जिससे हम एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंजोइक एसिड किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, उसकी बनाने की विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि और फार्मिक एसिड बनाने की विधि, ये सभी जो लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसी में सब में भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल या जैव अणु, ये अध्याय आता है। इसमें
जो लोग जो छात्र हमारे जीव विज्ञान से संबंधित हैं उनको ये चैप्टर आसान पड़ता है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा हैं, अधिक हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, एमिनो एसिड्स, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ग्लूकोज बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, जो विधियां हैं, और इसी प्रकार से प्रोटीन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इसके जो विकृतीकरण है, डीनेचुरेशन है, उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये आपके जो चैप्टर हैं इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न बनता है वो बनता है केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके आधार पर, और ये दो प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। तो इसमें कैसे प्राप्त करोगे, जो आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से एमीन, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, एसिटल्डिहाइड से आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन से क्लोरीटोन, एसिटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, एसीटोन से एसिटेमाइड, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। फिर इसके बाद आपका एसिटिक एसिड से निम्नलिखित को किस प्रकार से या कैसे प्राप्त करोगे। फॉर्मिक एसिड, एथिलएमीन, मेथिल एथीन, एसीटोन, मेथनॉल, एसिटेमाइड, एसिटिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट। इसी क्रम में आपके कैसे प्राप्त करोगे। स्टार्च से ग्लूकोज, अमोनियम एसीटेट से मेथिलएमीन, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एथेनॉल, मेथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। इसी क्रम में आपका जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्जिम, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। अब आपका जिसमें केवल समीकरण लिखना होता है वो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि एथिलीन से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। जैसे फिनॉल, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एसिटल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड, ये आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसी क्रम में
अगला प्रश्न बनता है आपका, फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे। इसमें भी आपको केवल समीकरण देना है, जिसमें आपका क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, फिनॉलफिथिलीन, बेंजोक्विनोन, ये आपको प्राप्त करने हैं। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, बेंजोइक एसिड से निम्नलिखित यौगिकों को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं, इस पर भी आप विशेष ध्यान देंगे। मैं फिर बोल देता हूँ, बेंजोइक एसिड से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। इसमें पहला है बेंजीन, दूसरा बेंजेमाइड, तीसरा बेंजल्डिहाइड, चौथा एनेलीन और पांचवा आपका है एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये प्रश्न आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसको आप बहुत ध्यान के साथ तैयार कर लीजिए। और इसमें आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको रासायनिक समीकरण देने हैं। इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो समीकरणें हैं वो ठीक प्रकार से बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि आपके समीकरण लिखने में मान लीजिए किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वो फिर आपके मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है।